वंदे मातरम। सुप्रभात। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 11 की अभिव्यक्ति और माध्यम, जो कि हिंदी अनिवार्य और हिंदी साहित्य दोनों के अंतर्गत चलती है, उसके प्रथम अध्याय का आज हम उस पर चर्चा करेंगे। प्रथम अध्याय का नाम है जनसंचार माध्यम, अर्थात लोगों तक हम किस प्रकार से अपने विचार और भावनाओं को पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम ऊपर कोटेशन देखते हैं। प्रभाष जी जोशी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हुए हैं, उन्होंने बताया है कि मीडिया जब तक जनता को साथ लेकर नहीं चलेगी, तब तक जनता भी उसका साथ नहीं देगी। इस पाठ के अंतर्गत हम संचार की परिभाषा और महत्व, संचार क्या है, संचार के तत्व, स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, प्राप्तकर्ता, फीडबैक और स्रोत, संचार के प्रकार, जनसंचार की विशेषताएं, संचार के कार्य, जनसंचार के कार्य, सूचना देना, शिक्षित करना, मनोरंजन करना, एजेंडा तय करना, निगरानी करना, विचार विमर्श के मंच और भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास, संचार, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट और जनसंचार माध्यमों का प्रभाव आदि बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि संचार के बिना जीवन असंभव है। मानव सभ्यता के विकास में संचार की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही है। देखा जाए तो संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। ये इसकी कोटेशन है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। इस तरह संचार एक प्रक्रिया है जिसमें कई तत्व शामिल हैं। संचार के कई प्रकार हैं, जिसमें मौखिक, अमौखिक संचार के अलावा अंतर्वैयक्तिक, समूह संचार और जनसंचार प्रमुख है। अंतःवैयक्तिक अर्थात दो व्यक्तियों के अंतर्गत जो संचार होता है वह अंतर्वैयक्तिक कहलाता है। अंतर्वैयक्तिक यानी बहुत से व्यक्तियों के अंतर्गत, और समूह संचार एक बड़े समूह के अंतर्गत। जनसंचार कई मामलों में संचार के अन्य रूपों से अलग है। जनसंचार सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के अलावा एजेंडा तय करने का भी काम करता है। भारत में जनसंचार के विभिन्न माध्यमों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है। जनसंचार माध्यमों का लोगों पर सकारात्मक के साथ साथ नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, और इन नकारात्मक प्रभावों के प्रति लोगों का सचेत होना बहुत जागरूक है। नकारात्मक इस प्रकार से पड़ता है जैसे कि आज टीवी, मोबाइल आदि में ऐसे लेख आते हैं, ऐसे नाटक और ऐसी फिल्में आती है जिन्हें हम बच्चों के साथ देख नहीं पाते, और आज सोशल मीडिया का उपयोग की बजाय दुरुपयोग बहुत ज़्यादा हो रहा है। बालक का जो कोमल मस्तिष्क होता है, जब इन चीज़ों को देखता है तो उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, तो हमें इनसे बचना चाहिए। संचार की परिभाषा और महत्व, तो इसमें हम देखते हैं कि परिभाषा के अंतर्गत संचार शब्द की उत्पत्ति देखते हैं हम। संचार शब्द की उत्पत्ति चढ़ धातु से हुई है, जिसका अर्थ है चलना या एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना। आपने विज्ञान में ताप संचार के बारे में पढ़ा होगा कि कैसे गर्मी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक पहुंचती है। इसी तरह टेलीफोन के तार या बेतार के जरिए मौखिक या लिखित संदेश को एक जगह से दूसरी जगह भेजने को भी संचार ही कहा जाता है। लेकिन हम यहाँ जिस संचार की बात कर रहे हैं उससे हमारा तात्पर्य है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं का आदान प्रदान है। एक मशहूर संचार शास्त्री विल्बर श्रेम ने कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। दरअसल हम एक दूसरे से जब संचार करते हैं, जब हम अपने विचारों और भावनाओं को एक दूसरे के साथ बांटते हैं, तो इसका तात्पर्य है कि हम एक दूसरे को अपने अनुभव शेयर कर रहे हैं।
लेकिन संचार को हम एक सीमित एरिया में नहीं बांट सकते हैं। ये सिर्फ दो व्यक्तियों तक सीमित परिघटना नहीं है। संचार के तहत दो नहीं बल्कि हजारों लाखों व्यक्तियों के बीच होने वाले जनसंचार तक को भी शामिल किया गया है। इस प्रकार सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या श्रव्य दृश्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना ही संचार है, और इस प्रक्रिया को अंजाम देने में मदद करने वाले तरीके संचार माध्यम कहलाते हैं। अब इस तरह हमने देखा कि संचार एक घटना की बजाय एक प्रक्रिया है। संचार को क्या माना है? एक घटना नहीं बल्कि एक प्रक्रिया माना है, और एक ऐसी जीवंत प्रक्रिया जिसमें सूचना देने और पाने वाले की सक्रिय भागीदारी है। मतलब हम संचार के दो पक्ष होते हैं, एक तो उसको बोलने वाला होना चाहिए और दूसरा उसको सुनने वाला चाहिए। दोनों की सक्रिय भागीदारी से ही यह प्रक्रिया पूर्ण होती है। अगर दोनों में से मान लो कोई भी संचार के लिए अनिच्छुक है, मान लो बोलने वाला नहीं बोलता है, सुनने वाला नहीं सुनता है, तो उस संचार प्रक्रिया का आगे बढ़ना मुश्किल है। इसका मतलब ये हो गया कि संचार है वो अंतरक्रियात्मक प्रक्रिया है। संचार के प्रमुख तत्व, जब हम कहते हैं कि संचार एक प्रक्रिया है तो इसका एक अर्थ यह भी होता है कि इस प्रक्रिया में कई तत्व और चरण शामिल हैं। ये प्रक्रिया है और इसमें बहुत से चरण या तत्व शामिल हैं। इनकी हम आगे चर्चा करेंगे। संचार प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। जैसे आप स्वयं को स्रोत या संचारक मान लें। आपको इतिहास की एक किताब चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको अपनी कक्षा के एक मित्र से आग्रह करना पड़ेगा। इसलिए जैसे ही आप किताब मांगने की सोचते हैं, संचार की प्रक्रिया शुरू हो गई। यानी जैसे हमारे मन में मस्तिष्क में विचार आया, वहीं से संचार की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। और जाहिर है कि किताब मांगने के लिए आप अपने मित्र से बातचीत करेंगे या उसे लिखकर संदेश भेजेंगे, और बातचीत या संदेश भेजने के लिए आप भाषा का सहारा लेते हैं। तो भाषा क्या होता है? एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है। भाषा क्या है? एक तरह का कूट चिन्ह या कोड है, और आप अपने संदेश को उस भाषा में कूटीकृत या एनकोडिंग कहते हैं। ये भी एक संचार का प्रमुख तत्व है, एनकोडिंग, जिसे कूटीकृत करते हैं, अर्थात जिस भाषा में हम संचार की प्रक्रिया कर रहे हैं। तो यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। पहला चरण हो गया स्रोत या संचारक से शुरुआत होती है, और दूसरा एनकोडिंग या कूटीकृत। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उसी भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप संदेश भेज रहे हैं। मान लो अगला जापानी में संदेश भेज रहा है और अपन जापानी जानते ही नहीं है, तो असफल संचार की श्रेणी में आ जाएगा। इसके साथ ही संचार का एनकोडिंग भी प्रक्रिया पर भी पूरा अधिकार होना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सफल संचार के लिए संचारक का भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए, और इसके साथ ही अपने संदेश के मुताबिक उसे बोलना और लिखना आना चाहिए। इसके बाद संचार की प्रक्रिया में तीसरा चरण आता है संदेश का, कि हम क्या संदेश हम अगले को संचार के माध्यम से दे रहे हैं। संचार प्रक्रिया में संदेश का बहुत अधिक महत्व है। किसी भी संचारक का सबसे प्रमुख उद्देश्य अपने संदेश को उसी अर्थ के साथ प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना है, अर्थात जो संदेश हम देना चाहते हैं वही संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचे, यह प्रमुख उद्देश्य होता है संचारक का। इसलिए सफल संचार के लिए ज़रूरी है कि संचारक अपने संदेश को लेकर खुद पूरी तरह से स्पष्ट हो, और संदेश जितना ही स्पष्ट और सीधा होगा, संदेश के प्राप्तकर्ता को उसे समझने में उतनी ही आसानी होगी। लेकिन संदेश को किसी माध्यम या चैनल के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे कि हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के द्वारा प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य जो संदेश होते हैं वे प्रकाश तरंगों के जरिए। तो दो संचार का माध्यम दो हो गए, एक तो ध्वनि तरंगें हो गई, और एक जब हम बोलते हैं तो ध्वनि तरंगों के माध्यम से प्राप्तकर्ता तक हमारा संदेश पहुंचता है, और दृश्य संदेशों में प्रकाश तरंगों के माध्यम से। इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं।
अब जैसे खाने की खुशबू हम तक वायु की तरंगों के जरिए पहुंचती है, और स्पर्श या छूना भी एक तरह का माध्यम है। इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जा सकता है। इसके पश्चात अगले चरण में हम देखते हैं कि प्राप्तकर्ता यानी रिसीवर इसका संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। उधर से एनकोडिंग और उसी भाषा में फिर उसकी डिकोडिंग होती है। डिकोडिंग का अर्थ होता है कि प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझा जाता है, कि जो संदेश संचालक ने भेजा